नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर कवि नालिशा अब आकाश को रोकते हुए कहती है कि आकाश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आकाश भी अब कवि नालिशा की ये बात सुनकर अब रुक जाता है और वो अब कहता है, हाँ रानी साहिबा, कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तब कवि नालिशा कहती है, ये बात हम अनिका के कमरे में ही चलकर करते हैं, क्योंकि जब हमें वहाँ पर बंदी बनाया गया था तो हमें वहाँ पर कुछ चीजें अजीब लगी थी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम अनिका को सब सच सच बता दें। कवि नालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश भी कहता है कि हाँ रानी साहिबा, कुछ चीजें तो मेरे साथ भी हुई है जिसे मैंने दोबारा एक्सपीरियंस भी किया है। मैं यही सोच रहा था कि आखिर उसे औरत के पास किसका फोन आया था। यहाँ आलिशा और आकाश ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अब मयूर गुलेरिया भी आ जाता है और जैसे ही अब मयूर गुलेरिया उन दोनों को देखता है तो वो उनकी तरफ बढ़ता है और वो उनके पास आकर अब कहता है, क्या आप दोनों भी उसी बारे में ही बात कर रहे हैं जो बात अब तक मेरे दिमाग में चल रही है। मयूर गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया भी कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जब तक तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम क्या सोच रहे हो। और वैसे भी अभी हम यही सोच रहे थे कि हमें अनिका से इसके बारे में बात करनी चाहिए जब हमें वहां पर बंदी बनाया गया था। हो सकता है इससे अनिका की कोई मदद हो सके। ये सुनते ही अब मयूर गुलेरिया कहता है कि फिर इंतजार किस बात का है, चलो अभी हम चल के अनिका से मिल लेते हैं। मयूर गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया और आलिशा दोनों ही अब एक साथ कहते हैं कि ठीक है चलो। एक दूसरे की सहमति पाकर अब वो तीनों ही अनिका के रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया ने शीला को साफ साफ कह दिया था कि शीला अब इस बात का सबूत ला दे कि रोहित सच में मर चुका है। और वही उन दोनों बूढ़ों ने भी शीला को के उसके बेटी को के बारे में पता लगाने की हिदायत भी दे दी थी। आज शायद ऐसा पहली बार था कि सभी को किसी न किसी बात पर ताने देने वाली शीला को आज सभी ने ही ताने सुनने पड़ रहे थे। शीला का मन तो कर रहा था कि वो सबसे पहले इन सभी लोगों को ही जान से मार दे। शीला अब यहाँ पर घुटते हुए यही सब सोच रही थी कि इस बात को वो कैसे कंफर्म करे कि रोहित सच में मर चुका है, क्योंकि शीला ने तो खुद अपने हाथों से रोहित को मारा था। इसलिए जो बातें सब कह रहे थे उन सब पर अब शीला को भी डाउट होना शुरू हो गया था कि उसे एक बार खुद ही कंफर्म कर लेना चाहिए। इसलिए वो डायरेक्ट अनिका से तो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती थी। कुछ देर और सोचने के बाद अब शीला ने ये डिसाइड किया कि वो अब खुद कॉलेज जाकर ही देखेगी कि रोहित कॉलेज आ रहा है या नहीं। इधर रोहित के पैलेस में अनिका और तीनों बच्चों ने जब रोहित की फोटोज को देखा तो उन तीनों के ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। कुछ देर और बच्चों के साथ टाइम बिताने के बाद अब अनिका ने किंग की किताब पढ़ने लगी। अनिका किताब पढ़ने में पूरी तरह से खो चुकी थी। बच्चे भी अब इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे पढ़ते टाइम डिस्टर्ब करे न। इसलिए रिया भी आज बड़े ही आराम से अपना गेम खेलने में लगी हुई थी। रिया को अपनी मोम के गुस्से का शिकार नहीं बनना था। अनिका वैसे तो किताब पढ़ रही थी, लेकिन आकाश की कही एक बात अब उसे अनिका के दिमाग में बार बार घूम रही थी कि रोहित पर जिस किसी ने भी हमला किया था उसे रोहित अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि रोहित के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो उन्हें देखकर कितना शौक में था। क्योंकि हो ना हो जिसने भी रोहित पर हमला किया है वो शायद उसके जानने वालों में से ही था। अनिका अब एक बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कौन है जो अपनों का मुखौटा पहनकर उनकी पीठ पर छुरा घोंप रहा है और जिसके बारे में उन्हें अब तक नहीं पता। ये सब सोचते हुए ही अब अनिका बालकनी में आ गई थी। आज अनिका उस बुक को पढ़ने में ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए अनिका ने अब इसके रोहित के ही केस को सुलझाने के पहले
सोचा। अनिका अब यही सोच रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए थे कि जिससे वो अपने दुश्मनों के चेहरे से उनका निकाब उतार सके। अभी अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका को अब ख्याल आया कि अगर उन लोगों ने रोहित के मारने की कोशिश की है तो ये बात वो जरूर कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि रोहित जिंदा तो नहीं बच गया है, और अगर ऐसा उन्हें पता चला कि रोहित जिंदा है तो वो जरूर फिर से रोहित की जान दोबारा लेने की कोशिश जरूर करेंगे, और इसी बात का फायदा अब अनिका को उठाना था। रोहित इधर किंग के पैलेस में सेफ था, लेकिन अब अनिका को रोहित के क्लोन के सहारे ही उन लोगों तक पहुंचना था जो उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। यही सोचते सोचते काफी टाइम से ही अनिका भी बालकनी में ही खड़ी थी। थोड़ी देर और सोचने के बाद अब अनिका ने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। अब अनिका के मन में अब एक और ख्याल आया कि अगर रोहित के क्लोन पर अगर हमला हुआ भी और अनिका ने उसे पकड़ भी लिया तो इस बात की भी क्या गारंटी हो सकती है कि वो लोग वही हों जिन्होंने पहले रोहित के ऊपर हमला किया था, और फिर अगर वो वही भी हुआ भी तो फिर भी इस बात की क्या गारंटी है कि उनके मुंह से उनके बाकी के साथियों का नाम निकलवाना मुमकिन हो जाएगा। जिसे रोहित ने किडनैप करके रखा था उसकी बॉडी में जो केमिकल पाया, क्योंकि अब अनिका उस बात के बारे में सोचती है कि रोहित ने जिस औरत को यहाँ पर बंदी बनाया हुआ था उसकी भी बॉडी में जो केमिकल पाया गया था, अगर वो केमिकल उन सभी लोगों के अगर बॉडी में होगा तो फिर उनसे कुछ भी उनके मुंह से निकलवाना नामुमकिन होगा। इसलिए अनिका ने सोचा कि अब उसे ही कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे खुद ब खुद सभी के चेहरे से ही नकाब हट सके। इधर कुछ ही देर में अब तक कविनालिशा, आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया ये तीनों भी अब तक अनिका के कमरे के पास आ जाते हैं। पहले तो तीनों एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद अब मयूर अनिका के रूम को नॉक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनिका अभी भी अपनी बालकनी में ही थी जब अनिका को अपने दरवाजे के नॉक होने की आवाज आती है, तो अब वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। अपने कमरे में आने के बाद अब अनिका अपने तीनों ही बच्चों को अपनी तरफ बुलाती है। तीनों ही बच्चे अब अपनी माँ के पुकारने से उसके पास जाते हैं। अब अनिका धीरे से तीनों ही बच्चों को अपने गले लगाते हुए कहती है कि मेरी एक बात ध्यान से सुनना, किसी को भी कुछ भी तुम्हारे डैड के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम तो अपने डैड के बारे में जानते हो कि वो सही सलामत है। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, डोंट वरी मम्मा, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे जब तक आप नहीं चाहते। ये सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो सारे ही फोटोज को अब जल्दी से उन एनवलप में रख देती है जो अभी तक उस टेबल पर पड़े हुए थे, और अब वो उस एनवलप को अपने ड्रॉर में अच्छी तरह से संभाल कर रख देती है ताकि जो कोई भी अभी दरवाजे पर खड़ा था वो जब कमरे के अंदर आए तो उसे कुछ भी वहां पर दिखाई ना दे। रिया अब सबसे कहती है कि मैं देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। ये कहते हुए ही अब रिया जल्दी से जाकर उस रूम के दरवाजे को खोल देती है। तो जब सामने रिया अपने दोनों मामू और अपनी बेस्ट फ्रेंड की मम्मा को देखकर अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब रिया उन्हें कहती है, आप तीनों यहाँ, मम्मा से कोई काम है क्या? कविनालिशा आप तीनों ही बच्चों को से कहती है कि क्या आप तीनों ठीक हैं? ये सुनते ही अब आर्यन कहता है, वी आर नाउ फाइन, मुझे लगता है कि आप तीनों को यहाँ पर मम्मा से कुछ बात करने के लिए ही आप तीनों यहाँ पर आए हैं। आर्यन की ये बात सुनकर अब मयूर गुलेरिया कहता है कि बेटा आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन हम आप तीनों से भी मिलने के लिए आए हैं। अपने मामू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, मामू आप पहले हमारी मम्मा से बात कर लो, हम तीनों अपने कमरे में जा रहे हैं, फिर आप हम तीनों से वहां पर आकर मिल लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मम्मा के कमरे के पास आए हैं तो जरूर आपको सबसे पहले मम्मा से ही बात करनी होगी। बच्चों की ये इतनी समझदारी देखकर ऐसे समय पर उन तीनों को उनके ऊपर बड़ा ही प्राउड हो रहा था, क्योंकि तीनों ही बच्चों को उनके हिसाब से पता था कि अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तीनों ही बच्चे अब कितना पेशेंसली उनसे बात कर रहे थे। अब ये कहते हुए ही अब रिया भी अपने दोनों ही भाइयों को की तरफ देखती है, तो वो दोनों भी अब रिया की बात को समझ जाते हैं और वो भी अब वहां से कमरे से निकलने के लिए हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद वो तीनों ही बच्चे अब अनिका के रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ अब तक कविनालिशा, आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया तीनों ही अनिका के रूम के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अब आकाश गुलेरिया रूम के दरवाजे को अब बंद कर देता है।
तीनों को अब इस तरह से देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा, क्या कुछ बताना चाहते हो क्या? तीनों अचानक से ऐसे कैसे? अनिका के इस सवाल पर अब कविन आलिशा कहती है कि अनिका देखो, हमें पता है कि जो बात हम आपको बताना चाहते हैं शायद इस वक्त सही ना हो, क्योंकि इस समय तुम्हारी हालत क्या है ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन हम जो तुमसे कहने वाले हैं वो तुम्हें बताना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हम क्या ही करें, क्योंकि अभी हमें वक्त भी दिख रहा है और हमें सिचुएशन भी दिख रही है, क्योंकि बात ही अभी कुछ ऐसी है। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बताइए, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आप मुझे खुलकर बताएंगी? ये सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है कि क्या मिस्टर मारवा के रिलेटिव्स में कोई ऐसी लेडी है जो उनसे नफरत करती हो? देखो अनिका, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, जिस लेडी ने भी मिस्टर रोहित मारवा को मारा था, आई एम श्योर के हमारी किडनैपिंग के पीछे भी वही थी। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि आप इतना श्योर कैसे हो सकती हैं रानी साहिबा? अनिका की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है कि इस वक्त हम पूरे श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें डाउट है कि जिस किसी ने भी मिस्टर रोहित मारवा पर हमला किया था उसी ने ही हमें किडनैप किया था। अनिका अब कविन आलिशा की ये बात सुन ही रही थी कि तभी उसकी नजर अब सामने कुछ सोच रहे अब आकाश गुलेरिया पर जाती है। आकाश को ऐसे किसी सोच में डूबा हुआ देखकर अब अनिका आकाश से पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो आकाश, क्या कुछ बताओगे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अनिका की बात को सुनकर अब आकाश अपने सेंस में आता है और अब वो कहता है, अनिका, वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है जो शायद मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका ने आकाश से पूछा कि क्या बात है आकाश, तुम्हें वहाँ पर जो कुछ भी फील किया है वो मुझे बताओ, शायद तुम मेरी इस चीज़ में किसी भी तरह की कोई भी हेल्प कर सको, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि तुमने वहाँ पर क्या महसूस किया था, वहाँ पर ऐसा क्या था जो तुम मुझे बता नहीं सकते हो। अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, अनिका, मुझे शक है कि जो कविन आलिशा कह रही है वो सच है। हमारा कोई अपना ही है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो हमें अच्छी तरह से जानता है। और ये कहते हुए ही अब आकाश गुलेरिया अनिका का हाथ पकड़कर अब उसे ऐसे दबा देता है जिससे किसी और को कोई भी शक ना हो। आकाश की इस हरकत पर अब अनिका समझ जाती है कि आकाश जरूर कुछ ऐसा जानता है जिसे वो सिर्फ अनिका को ही बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर मयूर और कविन आलिशा भी अभी उसके कमरे में थे, इसलिए वो अभी इन सब के सामने कुछ भी बताना नहीं चाहता था। इससे पहले कि अनिका कुछ भी कहती कि तभी उसके कानों में अब मयूर गुलेरिया की आवाज आती है। अब मयूर गुलेरिया कह रहा है कि अनिका, कमांडर इन चीफ और उनके साथ जो बॉडीगार्ड थे वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, ये हम में से किसी को भी पता नहीं है। और हम जानते हैं उनके साथ साथ तो मुझे और आकाश को भी उनके साथ ही उस रूम में रखा गया था। मुझे नहीं पता कि हम दोनों के साथ क्या किया जाने वाला था, क्योंकि वहां पर मुझे बस इतना लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमें कमांडर इन चीफ और उनके सिक्योरिटी गार्ड अभी तक नहीं मिले हैं। जरूर उनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जो हमारे साथ भी होने वाला था, लेकिन हम लोग बच गए। मयूर की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, अच्छा हुआ कि आप तीनों ने मुझे ये सब बातें बता दी। और हाँ, कुछ और भी किसी को अगर कुछ भी याद आता है तो प्लीज मुझे बता देना, जिससे कि हम दुश्मन तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, जिससे हमें पता चल सके कि आखिर वो इंसान है कौन जो हमारे अपनों में ही रहकर हमें ही आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अनिका की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वहाँ राजमहल में बहुत से ही काम हैं और लतिका भी अकेली ही होगी। और हाँ, हम जाने से पहले अंजलि मल्होत्रा, रेखा मूर्ति और मिस्टर रोहित मारवा की माँ इन सभी से ही मिलना चाहती हैं अगर आप इजाज़त दे तो, क्योंकि अभी यहाँ पर मिस्टर रोहित मारवा तो नहीं है, इसलिए अब आपसे ही इजाज़त मांगना मेरा फर्ज है। कविन आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है कि इसमें आपको परमिशन मांगने जैसा कुछ भी नहीं है, आप उनसे जब चाहें जब मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है हमारी भी कि जब आप यहाँ से राजमहल के लिए जाएं तो प्लीज कैलाश अधिकारी के साथ ही जाइएगा, क्योंकि अभी आपकी सिक्योरिटी आपके साथ भी नहीं है, इसलिए अभी आप यहाँ इस पैलेस से अकेले मत निकलना।
ये कहते हुए ही अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि मुझे पापा को भी ये सब कह देना चाहिए कि वो भी कैलाश अधिकारी के साथ कविनालिशा को राजमहल में छोड़ दें, क्योंकि अभी जिस तरह से कविनालिशा के ऊपर हमला हुआ था, उसे किडनैप किया गया था, तो अनिका बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी। अगर आज यहाँ पर मिस्टर रोहित मारवा होते तो वो खुद कविनालिशा के लिए और जबरदस्त सिक्योरिटी करते, लेकिन अब उनके अब्सेंस में इस काम को अनिका को अच्छी भली से करना था। वैसे तो अनिका ये जानती थी कि आलिशा खुद भी कितनी अच्छी फाइटर है कि वो अपनी सेफ्टी अच्छी तरह से कर सकती है, लेकिन फिर भी वो अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और वो भी जब उसे उन लोगों के पास से छुड़ा कर लाया गया हो। रोहित के एब्सेंस में अब अनिका ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पूरी तरह से ले ली थी कि अब जब तक रोहित नहीं है तब तक वो कविनालिशा तो क्या राजमहल को भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। अनिका अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसे कविनालिशा की फिर से आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है उन्हें अपने साथ लेकर जाने में, थैंक यू सो मच। ये कहते हुए ही अब कविनालिशा अनिका के रूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है। तभी उसके पीछे से अब मयूर गुलेरिया आवाज देता है कि रानी साहिबा रुकिए 1 मिनट, मुझे भी अंजलि आंटी को देखना है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मयूर गुलेरिया की ये बात सुनकर अब आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि मयूर गुलेरिया ने भी अब तक अपना उसे जो भी बात अनिका से को बतानी थी वो अब बता चुका था, इसलिए अब उसे यहाँ पर खड़े खड़े अंजलि मामी का नाम लेने से याद आता है कि उसे भी एक बार अंजलि आंटी से मिल लेना चाहिए, इसलिए वो भी अब कविनालिशा के साथ ही बाहर निकल जाता है, और वो दोनों ही अब अनिका के रूम से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर जाते ही अब आकाश गुलेरिया एक बार फिर से जल्दी से जाकर अब अनिका के रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। अनिका की इस हरकत पर अब आकाश गुलेरिया की इस हरकत पर अब अनिका एकदम से ही हैरान हो जाती है कि आखिर आकाश को कौन सी बात बतानी है जिसके लिए वो इतना हड़बड़ाया हुआ है, लेकिन वो उससे कुछ भी कहती नहीं है। अनिका अब आकाश गुलेरिया से पूछती है, क्या हुआ है आकाश, क्या बात है, क्या कहना चाहते थे तुम मुझसे। एक लंबी सांस लेने के बाद अनिका की बात सुनकर अब आकाश कहना शुरू करता है, मैं सच जानता हूँ अनिका। आकाश की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि तुम किस सच की बात कर रहे हो आकाश। इस सवाल का आप जवाब देते हुए अब आकाश गुलेरिया कहता है कि मैं जान गया हूँ अनिका के मिसिज अंजलि मल्होत्रा यानी कि तुम्हारी मामी मेरी माँ है। आकाश गुलेरिया ने अब सीधे सीधे ही अनिका के सामने अपनी वो बात रख दी थी जिस बात को सोच कर वो इतने दिनों से घुट रहा था, क्योंकि एक अनिका ही थी जो अब उसमें उसकी को किसी भी तरह की कोई भी हेल्प कर सकती थी। इसलिए क्योंकि आकाश गुलेरिया कितने दिनों से ये कोशिश कर चुका था कि उसे एक बार अंजलि मल्होत्रा से अकेले में बात करनी चाहिए, लेकिन जब भी वो कोई भी बात करने के लिए जाता था तो वहां पर कोई ना कोई आ जाता था और वो अपनी बात कर ही नहीं पाता था। आज आकाश इस बात को लेकर अब बड़ा ही गिल्टी भी फील कर रहा था, इसलिए अब उससे रहा नहीं गया और अब उसने अनिका से सीधे सीधे ही ये बात कह दी कि वो अच्छी तरह से जानता है कि अंजलि मल्होत्रा उसकी माँ है। आकाश की ये बात सुनकर अब अनिका उसे फटी हुई आंखों से देखती है। अनिका अब सोचती है कि आखिर आकाश को ये बात कैसे पता चली, क्योंकि अनिका ने तो इस बारे में अभी उसे बताया भी नहीं था। और अब वो अपनी हैरानी से ही आकाश गुलेरिया से पूछती है कि तुम्हें किसने बताया है आकाश, और कब पता चला तुम्हें ये सब। अनिका का ये सवाल सुनकर अब आकाश कहता है कि ये मैटर नहीं करता है अनिका कि मुझे कब और किसने बताया है, लेकिन हाँ, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि मैं बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे पास आया हूँ। मैं इस बात के प्रेशर में पता नहीं कितने ही ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, लेकिन प्लीज अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। कल रात जब मुझे होश आ रहा था तो मैंने खुद को एक कमरे में देखा था। वहां पर मैं, मयूर कमांडर इन चीफ और उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे। मुझे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि वो लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे थे।
क्योंकि जब हमें वहां पर बंदी बनाया गया था तो मैं भी वहां पर उन लोगों के साथ ही था जो हाँ, इसलिए जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि तुम्हें जितना भी पता है मुझे सब साफ साफ बताओ आकाश, ताकि मैं किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकूं। अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है अनिका, उसके पीछे जो भी शख्स है उसे तुम्हारी मामी बहुत अच्छी तरह से जानती है। आकाश की ये बात सुनकर तो अब मानो अनिका को एकदम से ही 440 वोट का झटका लगता है, क्योंकि आकाश इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है कि अंजलि मामी उसे अच्छी तरह से जानती है। अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन होगा जिसे अंजलि मामी जानती है, इसलिए अब अनिका खुद को संभालते हुए अब अनिका आकाश से कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम उस इंसान का नाम जानते हो? ये सुनते ही अब आकाश कहता है, अनिका मैं ऐसे ही तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ही वजह है। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अब आकाश गुलेरिया कहता है कि जब मैं दमयंती देवी के कैद में था तो एक रात मुझे होश आया था और मैं सबको चकमा देकर वहां से भाग भी निकला था, लेकिन राजस्थान में मुझे कोई वहां पर रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि तभी मेरे कानों में दमयंती देवी की कुछ स्त्री सिपाहियों की आवाज आती है कि अगर मैं नहीं रुका तो वो मुझे जान से मार देंगी। और उस वक्त मैं बहुत ही कमजोर था, क्योंकि मुझे वहां पर काफी दिनों से बंदी बना कर रखा गया था, इसलिए मैं ज्यादा भाग भी नहीं सकता था। मेरी आंखें भी वहां पर मुश्किल से ही खुल रही थी। मैं उनकी धमकी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी मैं किसी से टकराया। मुझे याद तो नहीं है कि वो शख्स कौन था जिससे उस समय पर मैं टकराया था, लेकिन हाँ, उस वक्त उसने ही उन सभी को वार्न किया था कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो दमयंती देवी के पूरे ही साम्राज्य को मिटा देगा। क्योंकि उस समय शायद मैं बच भी नहीं पाता, लेकिन जिस शख्स से मैं टकराया था उसने ही मुझे बचाने के लिए बोला था। उसने ही मेरे ही सामने उन सभी को वार्निंग भी दे दी थी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। लेकिन हाँ, कल भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। वो औरत मुझे, क्योंकि जब मैं वहां पर बंदी था तो वो औरत जिसने मुझे कैद किया था वो मुझे एक इंजेक्शन लगाने ही वाली थी, जो इंजेक्शन उसने शायद बाकी के लोगों को भी लगा दिया था। लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लग जाता है। जैसे ही उसका ध्यान उसके अपने फोन पर जाता है तो अब वो अपने फोन को उठाने के लिए जाती है। मैं दूसरी तरफ की बातें तो नहीं सुन पाया था, लेकिन हाँ, जितनी भी उस औरत की आवाजें सुनाई दे रही थी वो गुस्से में यही कह रही थी कि तुम्हें इस आकाश की इतनी चिंता क्यों है? क्या तुम भूल गए हो कि ये आकाश तो तुम्हें दिए हुए उस धोखे की निशानी है जो इसकी माँ ने तुम्हें दिया था, और तुम होके इसे ही बचाते रहते हो। मैंने उस औरत की फोन पर बस इतनी ही बातें सुननी थी। वो किसी के ऊपर गुस्सा करके चिल्ला रही थी कि क्योंकि मुझे ऐसा अंदाजा है कि जिस किसी ने भी उस समय उस औरत के पास कॉल किया था तो उसने वहां पर मुझे ही बचाने के लिए कहा था। उसने कहा था कि वो मुझे कुछ भी ऐसा वैसा ना करें। आकाश की ये बात सुनकर तो अब अनिका को एक इतनी जोर से झटका लगता है, क्योंकि अनिका ने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसने कहा कि तुम श्योर हो कि तुमने यही सही सुना है? क्योंकि अनिका को यहाँ पर आकाश की इन बातों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि कोई ऐसी क्या बात है। ये आदमी आखिर कौन है जिसे धोखा मिला है? कौन है वो जिसे वो औरत कह रही थी कि अंजलि और के धोखे की निशानी है अनिका कि इस बात पर अब आकाश हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, मैंने यही सुना था। अनिका अब आकाश गुलेरिया से कहती है, क्या तुम उस औरत की आवाज पहचान सकते हो? मेरा मतलब है, कभी तुमने वो आवाज कभी अपनी लाइफ में सुनी है? अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, नहीं अनिका, वो एक AI वॉइस थी, क्योंकि वो किसी इंसान की ओरिजिनल वॉइस नहीं थी। तो आवाज पहचानने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि अगर वो AI वॉइस नहीं होती तो शायद मैं उसे पहचान लेता। आकाश की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि तुम्हारे हिसाब से ये जो कोई भी है उसे अंजलि मामी अच्छी तरह से जानती है। ये सुनते ही अब आकाश कहता है, 90% के चांस है अनिका इस बात में। अगर हमें पता लगाना है कि वो कौन है, उसके लिए हमें तुम्हारी मामी के पास्ट में जाना होगा। शायद वहीं से ही हमें कोई क्लू मिले, क्योंकि ये बात मुझे उनके पास्ट से ही रिलेटेड लग रही है।
क्योंकि उस औरत ने क्योंकि उसने जिस भी इंसान से बात कर रही थी उसने बस यही कहा था कि उसने तुम्हें धोखा दिया है और फिर भी तुम इसी को ही बचाने की कोशिश कर रहे हो। आकाश को बार बार तुम्हारी मामी बोलते हुए सुनकर तो अब अनिका कहती है उनका तुमसे भी कोई रिश्ता है आकाश, मत भूलो ये तुम। क्या तुम बार बार उसे तुम्हारी मामी कह रही है, तुम उसे अपने रिश्ते से भी तो बोल सकते हो। आकाश गुलेरिया ने जब अनिका के मुंह से ये सुना तो अब उसने कहा नहीं अनिका, उसका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। और उस औरत की बात को सुनकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें तुम्हारी मामी ही गलत है। के साथ मुझे अब ये भी लग रहा है कि मैं तुम्हारी मामी की ही कोई गलती हूँ, जिसे उन्होंने जन्म तो दिया लेकिन उसे अपने पास रखने की हिम्मत ही नहीं की थी। उनके पास अपने उस गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है तुम अभी भी कुछ गलत सोच रहे हो और तुम ये मत भूलो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आकाश, कुछ भी डिसाइड करने से पहले एक बार तुम ये सोच लो कि तुम कह क्या रहे हो। अरे तुम उनके ऊपर ही ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो कि तुम उनकी कोई गलती हो, जबकि सच तो तुम भी नहीं जानते हो। सच बताना आकाश, नहीं जानते हो ना सच, तो फिर जब तक तुम उस सच को नहीं जानते हो तो तुम उसके ऊपर ऐसे लाल छंद कैसे लगा सकते हो सकता है उस समय पता नहीं क्या हुआ है, उनकी क्या मजबूरी हुई हो या उनके साथ भी कोई धोखा हुआ हो। ये सुनते ही अब आकाश गुलेरिया ने कहा कि अब और जानने के लिए बचा ही क्या है अनिका। रोज मेरा दिमाग यही सोचता रहता है कि आखिर मेरी माँ ने मुझे बाइकआउट क्यों किया, क्योंकि मेरी माँ, मैं तो अरे उस समय पैदा ही हुआ था, तो मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था। और अगर उन्होंने मुझे अपनाना ही नहीं था तो मुझे इस दुनिया में लाने का ही मतलब क्या था। उन्होंने मुझे जन्म दिया और फिर वो मुझे पापा को दे दिया। उसके बाद पापा ने भी क्या किया, पापा ने मुझे अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी को दे दिया। अब तुम ही बताओ अनिका, मैं क्या सोचूं और क्या समझूं, क्योंकि मेरे साथ तो सच स्टार्टिंग से ही गलत हुआ है। कौन हूँ मैं? एक ऐसा बच्चा जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। अरे जिसकी खुद की माँ ने ही जिसे जन्म देकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। और अगर मैं पापा का भी बेटा था तो उन्होंने मुझे बचपन में ही क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि एक तरफ माँ ने तो मुझे ऐसे छोड़ दिया था कि उसने मुझे पापा के भरोसे छोड़ दिया, और पापा ने भी कौन सा मुझे अपना नाम देकर उन्होंने मेरी परवरिश की है। अरे उन्होंने तो अपने छोटे भाई और भाभी को ही मुझे दे दिया। अगर पापा को मुझे सच में ही अपनाना था तो उसी समय ही उन्होंने मुझे अपना नाम क्यों नहीं दिया। मुझे मेरे उस नकली माँ बाप का इतना सारा टॉर्चर क्यों सहना पड़ा। तुम्हें बताओ अनिका, क्या जवाब मांगू मैं उस औरत से जिसने मुझे जन्म देने के बाद कभी मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। अरे उसने कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं कैसे बड़ा हो रहा हूँ, मेरी परवरिश कैसे हो रही है, मैं ठीक भी हूँ या नहीं। क्योंकि अगर यही मेरी माँ थी तो ये गुलेरिया परिवार से तो ज़्यादा दूर तो नहीं थी ना। और अब 30 साल बाद अब उसे अपने बेटे की याद आई है। अब वो अपने उस बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है अनिका, जब 30 साल पहले उन्हें मेरी याद नहीं आई और अब उन्हें मेरी याद आ रही है। अपने भाई आकाश गुलेरिया की इतनी कड़वी बातों को सुनकर अब अनिका कहती है तुम कहना क्या चाहते हो आकाश? क्या जब बच्चा 30 साल का हो जाता है तो क्या उसे प्यार करना छोड़ देते हैं क्या माँ बाप? तुम ही बताओ आकाश, अगर तुम कहना क्या चाहते हो कि 30 साल बाद तुम्हारी माँ को तुमसे प्यार हुआ है? अरे जब पिंकी और आरव बड़े हो जाएंगे तो क्या तुम्हारा और श्रेया का उन दोनों के ऊपर कोई हक नहीं होगा क्या? तुम भी मुझे बताओ, क्योंकि अब तो तुम भी 2 बच्चों के पिता हो। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो क्या तुम्हारा उनसे लगाव कम हो जाएगा? अरे तुम्हें हो क्या गया है आकाश, खुद ही समझने की कोशिश करो ना। जरूर उस समय उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो मजबूर रही होंगी, वरना क्या तुम अपने बच्चों को बड़े होने के बाद उन्हें भूल सकते हो? क्या तुम्हें बड़े होने के बाद उनकी याद नहीं आएगी क्योंकि ये अंजलि मामी अब तुम्हें याद करती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि तुम उनके बेटे हो? तुम्हें हो क्या गया है आकाश, इतने नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे अंदर कैसे आ सकते हैं?
आकाश, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम किसी गलतफहमी का शिकार हुए हो। एक बार पूरा सच पता लगाओ, उसके बाद ही कोई सोच बनाना, क्योंकि जब तक तुम इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाते कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था, तो तब तक तुम उसके बारे में एटलीस्ट कुछ भी भला बुरा मत सोचो और कोई भी ऐसी नेगेटिविटी वाली सोच अपने अंदर मत पनपने दो। अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, ठीक है, मैं उन्हें एक मौका दूंगा अनिका, लेकिन अगर वो सच नहीं बोल पाई तो उस मौके में तो इसके बाद उनका मेरी जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं होगा, और तुम भी फिर उस चीज के लिए मुझे कभी भी फोर्स नहीं करोगी अनिका, क्योंकि ये बात अनिका तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता हूँ, टाल नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, फिर उस समय तुम फिर मुझे कुछ भी नहीं कहोगी, उस समय जो फैसला करना होगा वो मुझे ही करना होगा। ये कहते हुए ही अब आकाश अनिका के रूम के दरवाजे को खोलकर अब वहां से बाहर चला जाता है। यहाँ अपने ही रूम में अब रोहित की तस्वीर को देखकर अब अनिका किन्हीं ख्यालों में चली जाती है। वह रोहित की तस्वीरों को देखकर अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और अब वो कहती है, थैंक यू मिस्टर मारवा, आप खुद 6 साल तक आर्यन की माँ से नफरत करते थे, क्योंकि जब मैं पहले स्टार्टिंग में आपसे मिली थी तो मुझे पता है कि आप आर्यन की माँ से कितनी नफरत करते थे, क्योंकि उसकी माँ उसे पैदा कर छोड़कर चली गई थी। लेकिन थैंक यू, उस नफरत को कभी भी आपने आर्यन तक नहीं पहुंचने दिया। अगर मेरा बच्चा आर्यन भी मुझसे ऐसे ही सवाल करता तो शायद मैं तो उस समय मर ही जाती।